एक शाम जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए निकल रहा था तो एक पुराना दोस्त उसके पास आ गया। 20 साल हो गए थे जब वे एक दूसरे से मिले थे। दोनों खुशी से पागल हो गए। नसरुद्दीन ने कहा, हमें मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। तुम थोड़ी देर आराम करो और अपने आप को तरोताजा करो क्योंकि यात्रा लंबी और थकाऊ रही होगी। मैं जल्दी से कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूं जिनसे मिलने का मैंने वादा किया है। अरे नहीं, दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी संगति का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम रास्ते में बातें कर सकते हैं अगर तुम मुझे एक कोट उधार दो क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं। अब नसरुद्दीन के पास राजा द्वारा भेंट किए गए महंगे कपड़ों का एक सेट था जिसे उसने किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखा था। वे थे एक महंगा कोट, एक पगड़ी और एक जोड़ी जूते। उसने उन्हें कभी नहीं पहना था, लेकिन आज एक खास दिन था और इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि उसके बचपन के दोस्त ने उन कपड़ों का इस्तेमाल किया। उसने जल्दी से उन्हें निकाला और अपने दोस्त को दे दिया। वह बहुत खुश था कि कपड़े सही समय पर काम आए। लेकिन जब मित्र राजसी वस्त्र पहने हुए आया तो नसरुद्दीन को ईर्ष्या हुई। कपड़े बहुत सुंदर लग रहे थे और मित्र उनमें बहुत सुंदर लग रहा था। क्या उसने उसे ये कपड़े देकर कोई बुद्धिमानी का काम किया था? वह उसके सामने लगभग नौकर जैसा लग रहा था। किसी आदमी के लिए यह देखना बहुत कठिन है कि कोई दूसरा उसके कपड़ों में अमीर और सुंदर दिख रहा है, जबकि वह उसके सामने भिखारी जैसा दिख रहा है। अगर वे कपड़े मित्र के होते तब भी मुश्किल होती, लेकिन यह तो और भी बुरा हुआ। नसरुद्दीन ने इस भावना पर काबू पाने के लिए खुद को जीवन के उच्च गुणों के बारे में बताया, जैसा कि सभी संयमी लोग करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कपड़े मेरे हैं या उसके? वह बहुत प्यारा दोस्त है और यही बात मायने रखती है। कपड़ों में क्या रखा है, इस तरह उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ईर्ष्या व्यर्थ है। लेकिन अफसोस कि जो भी उनसे मिला उसकी नजर दोस्त और उसके कपड़ों पर ही टिकी रही। दुनिया कपड़ों को देखती है, आदमी को नहीं। नसरुद्दीन की तरफ किसी ने नजर तक नहीं डाली, इसलिए अपनी तमाम पाखंडी बातों के बावजूद वह दर्द और तकलीफ से भर गया। आखिरकार वे पहले घर पहुंच गए। दरवाजा खुला और नसरुद्दीन का दोस्त बाहर आया, लेकिन उसकी नजर दोस्त के पहनावे की अमीरी पर पड़ी। नसरुद्दीन ने यह देखा और अपने दोस्त का परिचय देना शुरू किया। यह मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जहां तक उसके कपड़ों की बात है तो वह मेरे हैं। एक बेपरवाह पल में उसके मुंह से शब्द निकल गए और नसरुद्दीन को बहुत पछतावा हुआ। दोस्त उसके व्यवहार से हैरान था और घर के लोग भी। जब वे बाहर आए तो दोस्त ने उसे डांटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। तुमने मेरा अपमान किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने कपड़ों में ही तुम्हारे साथ चला आता, भले ही वे गंदे थे, वे मेरे थे। कपड़ों की ओर इशारा करने की क्या जरूरत थी? नसरुद्दीन ने माफी मांगी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कृपया मुझे माफ करें, यह ज़ुबान की फिसलन थी, उसने कहा। जुबान कभी नहीं फिसलती, यह हमेशा याद रखो। मन में जो चल रहा है वह जुबान पर आ ही जाता है। जो भीतर दबा है वह एक क्षण में बाहर आ जाता है, जैसे बंद केतली से भाप फूट पड़ती है। केतली का कोई दोष नहीं है। भाप भीतर इकट्ठी होती है और बाहर निकलना चाहती है। केतली फूट भी जाए तो भी उसे बाहर निकलना ही है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं, दोस्त ने कहा। लेकिन अगले घर में सावधान रहना। नसरुद्दीन ने अपनी बात पर ध्यान देने का वादा किया और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए
उसने अपने दोस्त को कपड़े भी उपहार में दिए। उसने उससे कहा, अब से वे तुम्हारे हैं। वे अगले घर में पहुंचे। यहाँ भी घर का मुखिया और उसकी पत्नी दोस्त और उसके पहनावे को घूरे बिना नहीं रह सके। फिर से नसरुद्दीन के मन में आया, मैंने उसे तुरंत कपड़े दे दिए, यह कितनी मूर्खता है। मैं खुद को उनमें देखने की उम्मीद नहीं कर सकता। और जब मित्र का परिचय देने का समय आया तो नसरुद्दीन ने कहना शुरू किया, मेरे बचपन के मित्र से मिलिए, वह बहुत अच्छे इंसान हैं और जहां तक उनके कपड़ों का सवाल है वे उनके हैं, मेरे नहीं। फिर नसरुद्दीन फिसला। यह कहना कि कपड़े उसके नहीं थे संदेह पैदा करता है। दोस्त ने आगे बात करने से मना कर दिया। नसरुद्दीन ने उससे विनती की कि उसे बस एक और मौका दे दो, नहीं तो उसे सारी जिंदगी पश्चाताप सहना पड़ेगा। पहली गलती की वजह से यह गलती हुई है। उसने अपने दोस्त से विनती की, अपने बयान को कई कारणों से जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दबाने का मामला था। अब नसरुद्दीन तीसरे दोस्त के घर में इस कसम के साथ गया कि वह कपड़ों का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अब तक कपड़ों ने उसके रोम रोम को अपने कब्जे में ले लिया था और सभी संयमी लोगों की तरह उसने भी बाहर निकलकर बहादुरी का दिखावा किया। दोस्त को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेचारे नसरुद्दीन के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से तो वह ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पागलपन की कगार पर था। वह जहां भी देखता उसे सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते। यह देखकर वह गुस्से और दर्द से भर गया, लेकिन वह चाहे जितना भी कोशिश कर ले इस भावना को दबा नहीं सका। इसलिए उसने अपने मन में अपना संकल्प दोहराना शुरू कर दिया, ताकि वह फिर से न फिसल जाए, मुझे कपड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे कपड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और अब उसे एक बार फिर से अतिथि का परिचय देने के लिए बुलाया गया। बेचारे नसरुद्दीन ने अपने पूरे होश में कपड़ों को फैलाते हुए परिचय देना शुरू किया, यह मेरा दोस्त है। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और अब वह लंबे समय के बाद मुझसे मिलने आया है। और जहां तक उसके कपड़ों की बात है तो मैंने कसम खा ली है कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि यह किसके हैं। दबा हुआ मन इसी तरह काम करता है। वह जिस चीज को दबाने की कोशिश करता है उसी में उलझ जाता है। मन बीमार हो जाता है, जुनून पैदा हो जाता है। क्या यह आत्मसंयम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सालों से इसे इसी तरह परिभाषित किया जाता रहा है। आज भी जब कोई संयम का अभ्यास करना शुरू करता है तो वह आत्मदमन से शुरू करता है। इसका नतीजा यह होता है कि जिस चीज को वह दबाने की कोशिश करता है उसी के विकृत रूप उसके मन पर कब्जा कर लेते हैं। ओशो आरंभ की शुरुआत। कहानी 2। मैंने सुना है एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन एक जंगल से गुजर रहा था। उसे एक खोपड़ी दिखी। हमेशा की तरह उत्सुकतावश उसने खोपड़ी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो सर? और वह चकित रह गया क्योंकि खोपड़ी ने कहा, बात करने की वजह से मैं यहाँ आया हूँ सर। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सुन लिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में भागा। उसने वहां बताया कि मैंने एक चमत्कार देखा है। एक खोपड़ी, एक बोलने वाली खोपड़ी हमारे गांव के पास जंगल में पड़ी है। राजा को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे भी उत्सुकता थी। पूरा दरबार उसके पीछे पीछे चला गया। वे जंगल में चले गए। नसरुद्दीन खोपड़ी के पास गया और फिर से वही सवाल पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं सर? लेकिन खोपड़ी चुप रही। उसने बार बार पूछा, लेकिन खोपड़ी एकदम चुप रही। राजा ने कहा, मुझे पहले से पता था नसरुद्दीन कि तुम झूठे हो, लेकिन अब यह बहुत हो गया। तुमने ऐसा मजाक किया है कि तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा
उसने अपने पहरेदार को आदेश दिया कि उसका सिर काटकर खोपड़ी के पास फेंक दिया जाए ताकि चींटियां उसे खा सकें। जब सब चले गए, राजा और उसका दरबार, खोपड़ी फिर से बोलने लगी और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? सर, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ सर। और बातचीत ने ही मनुष्य को यहाँ तक पहुँचाया है। आज की स्थिति, लगातार बकबक करने वाला मन किसी भी तरह की खुशी की किसी भी संभावना को अनुमति नहीं देता, क्योंकि केवल एक शांत मन ही भीतर देख सकता है। केवल एक शांत मन ही उस मौन खुशी को सुन सकता है जो हमेशा वहां उबलती रहती है। लेकिन यह इतना सूक्ष्म है कि मन के शोर के साथ आप इसे नहीं सुन सकते। नेकी करो और कुएं में डाल दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत बदकिस्मत समझते हैं, क्योंकि वे जो भी करते हैं वह गलत हो जाता है और वे फिर से गलत न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि केंद्र को बदलना होगा। उनका दिमाग गलत तरीके से काम करता है। वे सोच सकते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे बुरा करेंगे। अपनी सारी अच्छी इच्छाओं के बावजूद वे मदद नहीं कर सकते, वे असहाय हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक संत के पास जाता था। वह कई कई दिनों तक उसके पास जाता था और संत चुप रहता था, वह कुछ भी नहीं बोलता था। तब मुल्ला नसरुद्दीन को कहना पड़ा, उसे पूछना पड़ा, मैं बार बार आपके पास आता रहा हूँ इस इंतजार में कि आप कुछ कहेंगे, और आपने कुछ नहीं कहा। और जब तक आप नहीं कहते मैं समझ नहीं सकता, इसलिए बस मुझे मेरे जीवन के लिए एक संदेश, एक दिशा दे ताकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं। इसलिए उस सूफी संत ने कहा, नेकी कर कुएं में दल, अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। यह सबसे पुरानी सूफी कहावतों में से एक है। अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो, इसका मतलब है कि अच्छा करो और तुरंत उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि मैंने अच्छा किया है। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की और फिर उसे कुएं में धकेल दिया। नेकी कर कुएं में दल, अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। अगर तुम्हारा गलत केंद्र काम कर रहा है तो तुम जो भी करो। ओशो, योग अल्फा और ओमेगा। कहानी 2। मुल्ला नसरुद्दीन और दो अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए थे। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, बस थोड़ा सा बचा था। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन यह तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थी और वे बहुत भूखे थे। क्या करें? और वे इसे बांटने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि तब यह किसी की भूख नहीं मिटा पाएगा। इसलिए हर कोई अपने बारे में शेखी बघारने लगा कि मैं अस्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मेरा जीवन बचाना होगा। पहले संत ने कहा, मैं इतने सालों से उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा धार्मिक और पवित्र नहीं है, और भगवान चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, इसलिए मुझे हलवा दिया जाना चाहिए। दूसरे संत ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत तपस्वी हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने अपना पूरा जीवन ज्ञान की सेवा में समर्पित कर दिया है, और दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उपवास कर सकें। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ उपवास कर सकते हो। तुम स्वर्ग में उपवास कर सकते हो। दुनिया को ज्ञान की जरूरत है। दुनिया इतनी अज्ञानी है कि वह मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। हलवा मुझे देना ही होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह के आत्मसंयम का दावा नहीं कर सकता। मैं कोई महान ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका दावा भी नहीं कर सकता। मैं एक साधारण पापी हूँ, और मैंने सुना है कि भगवान हमेशा पापियों पर दया करते हैं। हलवा मेरा है।
वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंत में उन्होंने तय किया कि हम तीनों को हलवा खाए बिना ही सो जाना चाहिए और भगवान को खुद फैसला करने देना चाहिए। इसलिए भगवान ने जिसे सबसे अच्छा सपना दिया है, सुबह वही सपना निर्णायक होगा। सुबह संत ने कहा, अब कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे हलवा दे दो, क्योंकि सपने में मैंने भगवान के पैर चूमे थे। यही वह परम अनुभव है जिसकी कोई आशा कर सकता है। इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है। पंडित विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हंसा और उसने कहा, यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे गले लगाया और चूमा। तुमने उनके पैर चूमे, उन्होंने मुझे चूमा और गले लगाया। हलवा कहाँ है? यह मेरा है। उन्होंने नसरुद्दीन की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या सपना देखा? नसरुद्दीन ने कहा, मैं एक गरीब पापी हूँ। मेरा सपना बहुत साधारण था, बहुत साधारण, बताने लायक भी नहीं। लेकिन क्योंकि तुम आग्रह करते हो और क्योंकि हम सहमत हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी नींद में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? हलवा खाओ। तो मैंने खा लिया, क्योंकि मैं उनके आदेश को कैसे नकार सकता हूँ। अब कोई हलवा नहीं बचा है। कहानी 3। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक होटल में ठहरा हुआ था। घर से एक तार आया था और उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। वह जल्दी से नीचे गया। लेकिन जब वह नीचे पहुंचा और अपने सामान को देखा तो छाता गायब था। उसे फिर से कमरे में जाना पड़ा और जब तक वह 14वीं मंजिल पर पहुंचा, तब तक कमरा किसी और को दे दिया गया था, एक नवविवाहित जोड़े को। हालांकि वह जल्दी में था और अगर वह वहां थोड़ी देर और रुका तो ट्रेन छूट सकती थी, लेकिन प्रलोभन बहुत बड़ा था। इसलिए उसने चाबी के छेद से झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। एक नवविवाहित जोड़ा, वे भी जल्दी में थे। वे पहले ही बहुत देर तक प्रतीक्षा कर चुके थे, विवाह समारोह और चर्च और मेहमान और वह सब। किसी तरह उन्होंने उन सभी से छुटकारा पा लिया था और वे बिस्तर पर नग्न पड़े थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और युवक महिला से कह रहा था, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैंने कभी इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी। ये आंखें किसकी हैं? औरत ने कहा, तुम्हें, तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। और इसी तरह सूची बढ़ती गई। ये सुंदर हाथ, ये सुंदर स्तन, और वह, यह चलता रहा और चलता रहा। और मुल्ला नीचे इंतजार कर रही ट्रेन और टैक्सी के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी छतरी याद आ गई। जब सूची पूरी होने वाली थी तो उसने कहा, रुको। जब तुम पीली छतरी के पास आओगे तो वह मेरी होगी। लोग अनजाने में बहुत सी चीजें कर रहे हैं। अगर वे सचेत हो जाएं तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कहानी 4। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक समझदार और मजाकिया आदमी रहा करते थे, जिनका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य प्रेरक बातें राज्य के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। राज्य के राजा भी उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाने का साहस नहीं किया, क्योंकि राजा को डर था कि कहीं नसीरुद्दीन उनकी बुद्धिमानी पर हंसी न उड़ा दें। एक दिन राजा ने तय किया कि वह नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाकर उसकी चतुराई का परीक्षण करेंगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाओ, हम देखना चाहते हैं कि उसकी बुद्धिमानी कितनी गहरी है। नसीरुद्दीन की दरबार में एंट्री। नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। वह मुस्कुराते हुए दरबार में आए और राजा के पास जाकर सलाम किया। राजा ने उन्हें सम्मान से बिठाया और फिर सवालों की झड़ी शुरू कर दी। राजा नसीरुद्दीन, मुझे बताओ, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है?
नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी समझ है। अगर आपकी समझ सही है तो राज्य भी सही रहेगा। अगर आपकी समझ भ्रमित हो तो राज्य में संकट आ सकता है। राजा ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन फिर भी सोचने लगे कि क्या नसीरुद्दीन सचमुच इतने समझदार हैं या सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दूसरा सवाल। राजा ने फिर एक और सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, राज्य में सबसे ताकतवर चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, राज्य में सबसे ताकतवर चीज जनता है। अगर जनता खुश है तो राज्य मजबूत है, और अगर जनता नाराज हो तो कोई भी ताकत राज्य को बचा नहीं सकती। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर नसीरुद्दीन की बातों को समझा। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी नसीरुद्दीन को परखने का मन बनाया। तीसरा सवाल। राजा ने फिर अपनी मुस्कान के साथ कहा, नसीरुद्दीन, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि राजा बनने के बाद सबसे कठिन काम क्या होता है? नसीरुद्दीन ने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज, राजा बनने के बाद सबसे कठिन काम अपने प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्योंकि लोग आपके निर्णयों पर निर्भर रहते हैं और हर निर्णय आपको सबके भले के लिए लेना पड़ता है। राजा थोड़े चौंके, क्योंकि यह एक गहरी बात थी, लेकिन फिर भी वह नसीरुद्दीन को किसी और बात से परखना चाहते थे। चौथा सवाल। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, अगर मैं आपको यह कहूं कि आप राजा बन सकते हैं तो आप क्या करेंगे? नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे राजा बना देते हैं तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि राज्य के सारे सवालों का हल पूछने के लिए एक दरबार खोला जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। राजा ने यह सुनकर कहा, यह तो मजाक हो रहा है। क्या तुम समझते हो कि ऐसा करना ठीक होगा? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर राजा केवल अपनी इच्छा से राज्य चलाता है तो वह खुद को गलत दिशा में ले जा सकता है। अगर वह अपनी प्रजा की राय लेता है तो राज्य सही दिशा में जाएगा। नसीरुद्दीन की परीक्षा। राजा अब नसीरुद्दीन के उत्तरों से हैरान था, लेकिन उसे यह भी लगा कि नसीरुद्दीन से ज्यादा ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता। तभी राजा ने अंतिम सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, मुझे बताओ, राजा के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? नसीरुद्दीन चुपचाप सोचने लगे और फिर कहा, महाराज, राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संगत है। अगर राजा के पास अच्छे सलाहकार हैं तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, लेकिन अगर उसकी संगत सही नहीं है तो वह खुद को भी धोखा दे सकता है। राजा अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में सबसे ऊंचा सम्मान दिया और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो नसीरुद्दीन। तुम्हारे उत्तर न केवल सही हैं, बल्कि वे जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी देते हैं। अंत। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल राजा को प्रभावित किया, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी सोचने के लिए मजबूर किया। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने राज्य का सबसे प्रिय सलाहकार बना लिया और राज्य में सुख शांति का राज कायम हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति और ज्ञान सिर्फ किताबों या धन में नहीं, बल्कि लोगों की सोच, समझ और अच्छाई में छिपे होते हैं। नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा के भले के लिए सोचते हैं और हर समस्या का हल सही दृष्टिकोण से निकालते हैं। कहानी 5। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का राजा बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। वह हमेशा अपनी शक्ति और संपत्ति के बारे में ही बात करता रहता था और सोचता था कि उसका राज्य सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है।
राजा को लगता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। राजा को यह एहसास हुआ कि उसे अपने राज्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि किसे अपनी सलाहकार के रूप में चुने। इसलिए उसने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया, जो अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था, और उसे एक चुनौती दी। पहली चुनौती, जो सबसे बुद्धिमान है वह सामने आए। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन यह साबित करके दिखाओ कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, महाराज, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं वह अक्सर सबसे कम समझदार होते हैं। लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूँ। राजा ने नसीरुद्दीन को एक कठिन सवाल पूछा, मुझे यह बताओ कि मेरे राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है। नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, सबसे अमीर आदमी वह है जो अपनी दरियादिली से लोगों के दिलों में जगह बनाता है। वह जो अपने धन से नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से समृद्ध होता है। राजा यह सुनकर थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन फिर भी उसे यह उत्तर चतुराई से भरा हुआ लगा। दूसरी चुनौती, क्या तुम किसी को सजा दे सकते हो? राजा ने फिर नसीरुद्दीन से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम किसी को सजा दे सकते हो जो राज्य के नियमों का उल्लंघन करता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सजा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ है। जो व्यक्ति अपनी गलती को समझकर सुधारता है, उसे सजा देने की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन सच कह रहा है, लेकिन फिर भी उसने नसीरुद्दीन से एक और सवाल पूछा। तीसरी चुनौती, क्या तुम मेरे राज्य को और बड़ा कर सकते हो? राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे राज्य को और बड़ा कर सकते हो? कैसे हम अपने राज्य को और शक्तिशाली बना सकते हैं? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, राज्य तभी शक्तिशाली बनता है जब इसके लोग खुश और संतुष्ट होते हैं। राज्य का आकार तब बड़ा होता है जब उसके लोग एकजुट होते हैं और अपने शासक पर विश्वास रखते हैं। राजा को यह उत्तर सुनकर कुछ विचार आया। वह नसीरुद्दीन की बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार एक सवाल किया। अंतिम सवाल, क्या तुम मेरी कुर्सी पर बैठ सकते हो? राजा ने आखिरी सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम बहुत ही चतुर हो, क्या तुम मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो और मेरे स्थान पर राज्य चला सकते हो? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठने का मतलब केवल सत्ता का स्वामी बनना नहीं है। यह जिम्मेदारी और दायित्व का प्रतीक है। अगर आप अपने लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते, तो वह सिंहासन एक बोझ बन जाएगा। राजा यह सुनकर चौंक गया। नसीरुद्दीन की बातों ने उसे गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह अपने लोगों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता था। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो और तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अपने राज्य के बारे में नए तरीके से सोचना होगा। अंत राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। वह अब सिर्फ अपने राज्य की ताकत और धन के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसने अपने लोगों की खुशहाली और उनकी भलाई को प्राथमिकता दी। नसीरुद्दीन को राज्य में एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं होती, बल्कि दूसरों के भले के लिए सोचना और उनके दिलों में जगह बनाना भी सच्ची विद्वता है। कहानी 6। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा और मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम हर जगह था। राजा अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार व्यक्तियों को रखना चाहता था,
ताकि वह राज्य को सही दिशा में चला सके। इसी कारण राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। पहले दिन का सामना। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और पूछा, नसीरुद्दीन, तुम बहुत चतुर और समझदार हो, लेकिन बताओ तुम्हें सबसे अधिक क्या पसंद है, धन, सम्मान या शक्ति? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है समझदारी, क्योंकि समझदारी से इंसान धन, सम्मान और शक्ति सभी कुछ पा सकता है। राजा थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने नसीरुद्दीन की बात पर ध्यान दिया। वे नसीरुद्दीन को और चुनौती देने के लिए कुछ और सवाल पूछने लगे। राजा का अगला सवाल। कुछ दिन बाद राजा ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और नसीरुद्दीन से पूछा, अगर मैं तुम्हें मेरे राज्य का सबसे अच्छा सलाहकार बना दूं, तो तुम सबसे पहले क्या बदलोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर मुझे सबसे अच्छा सलाहकार बनाया जाए तो मैं सबसे पहले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब राजा खुश रहता है तो पूरा राज्य खुश रहता है। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन वह चाहते थे कि नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से कुछ और दिखाए। राजा का मुश्किल सवाल। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन को एक कठिन सवाल पूछा जाए, जिससे उसकी बुद्धिमानी का असली परीक्षण हो। उन्होंने दरबार में एक भारी सा बक्सा रखा और नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, इस बक्से में तुम्हारे लिए एक पुरस्कार रखा है, लेकिन यह बक्सा बंद है और इसका कोई कुंजी नहीं है। तुम इसे कैसे खोलोगे? नसीरुद्दीन ने बक्से को देखा, उसे पलटकर और हिलाकर देखा, फिर उसने राजा की तरफ मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर बक्से में पुरस्कार रखा है तो मुझे यकीन है कि वह बाहर निकलने की राह खुद बनाएगा। मैं इसे धैर्य से खोलने की कोशिश करूंगा। राजा ने नसीरुद्दीन की बात सुनी और फिर बक्से को खोला। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, सही दिशा में धैर्य और सोच से काम लें और हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राजा हंस पड़े और नसीरुद्दीन की समझदारी को सराहा। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण और सोच बहुत गहरी है। राज्य में बदलाव। राजा ने फिर नसीरुद्दीन से पूछा, अब बताओ, अगर तुम्हारे पास राज्य को बेहतर बनाने का मौका हो तो तुम क्या बदलाव लाओगे? नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, सबसे पहले मैं लोगों को यह सिखाऊंगा कि उनके पास जो कुछ भी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हर आदमी अपने कर्तव्यों को समझे और पूरी निष्ठा से काम करे तो राज्य में कोई समस्या नहीं रहेगी। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को गंभीरता से लिया और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव लाने का निर्णय लिया। नसीरुद्दीन के विचारों से प्रेरित होकर राजा ने लोगों के बीच न्याय और समानता को बढ़ावा दिया और राज्य में विकास और शांति आई। अंत में कुछ सालों बाद राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में मेरे राज्य के सबसे बड़े सलाहकार हो। तुम्हारी सलाह ने हमारे राज्य को खुशहाल बना दिया है। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, असल में राज्य की सफलता उन लोगों की सफलता होती है जो मेहनत और समझदारी से अपना काम करते हैं। मैं केवल एक साधारण इंसान हूं जो थोड़ी सी बुद्धिमानी से रास्ता दिखा सकता है। राजा और नसीरुद्दीन के रिश्ते में एक गहरा आदर और विश्वास था। नसीरुद्दीन के चतुराई भरे उत्तरों और समझदारी से राजा ने न केवल अपनी सोच बदली बल्कि पूरे राज्य में शांति और समृद्धि भी स्थापित की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सोच, समझदारी और धैर्य से जीवन के किसी भी मुश्किल सवाल का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी सही दिशा में छोटी सी चतुराई और बुद्धिमानी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक शानदार घोड़ा बेच रहा है।
घोड़ा बहुत सुंदर और ताकतवर दिख रहा था। बेचने वाले ने घोड़े की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, यह घोड़ा बेहद तेज, समझदार और शक्तिशाली है। इसे खरीदने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से घोड़े की कीमत पूछी। वह व्यक्ति बोला, यह घोड़ा 100 सोने के सिक्कों का है। मुल्ला ने घोड़े को ध्यान से देखा और तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया। घोड़े की सच्चाई। मुल्ला ने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे चढ़े, घोड़ा अचानक पीछे हट गया और उन्हें गिरा दिया। मुल्ला को चोट तो लगी, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए दोबारा कोशिश की। इस बार घोड़ा सीधा दौड़ पड़ा और मुल्ला को गांव के बाहर जंगल तक ले गया। वहां पहुंचकर घोड़ा अचानक रुक गया और हिनहिनाने लगा। मुल्ला समझ गए कि घोड़ा उतना आज्ञाकारी और समझदार नहीं है जितना बताया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। वे घोड़े से नीचे उतरे और उसे प्यार से समझाने लगे। मुल्ला का तरीका। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस घोड़े को लेकर उसी बाजार में पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, यह घोड़ा बिकाऊ है। यह बेहद खास है, सिर्फ 200 सोने के सिक्कों में। लोग हैरान हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, तुम इसे दोगुनी कीमत पर क्यों बेच रहे हो? यह तो बहुत उधम मचाने वाला घोड़ा लगता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह घोड़ा खास इसलिए है क्योंकि यह आपको जीवन के सभी उतार चढ़ाव सिखा देगा। इसे चलाने की कोशिश में आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी सहन शक्ति मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, यह आपको गिरकर उठने का महत्व सिखाएगा। ऐसा घोड़ा मिलना मुश्किल है। नसीरुद्दीन की जीत। लोग मुल्ला की बातों पर हंसने लगे। वे समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाकिया अंदाज में अपनी बात कह दी। अंततः एक बुद्धिमान व्यक्ति ने घोड़े को खरीदा और कहा, घोड़ा तो अच्छा है, लेकिन आपकी बातों से मैंने और ज्यादा सीख ली। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या को धैर्य और चतुराई से हल किया जा सकता है। 2 असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का महत्व है। 3 बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने खास अंदाज में लोगों को जीवन का एक अनमोल पाठ सिखा दिया। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका गधा। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। उनका गधा उनकी तरह ही मशहूर था, क्योंकि मुल्ला और गधे का साथ हमेशा मजेदार किस्सों का हिस्सा बनता था। बाजार जाने की तैयारी। मुल्ला ने सोचा कि इस बार वह गधे पर सवार होकर बाजार जाएंगे। उन्होंने गधे को अच्छे से सजाया और खुद भी पगड़ी पहनकर निकल पड़े। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहला आदमी, मुल्ला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बेचारे गधे पर इतना बोझ डाल दिया। मुल्ला ने सोचा कि यह आदमी सही कह रहा है। उन्होंने गधे से उतरकर उसे खुद चलने दिया और पैदल चलने लगे। दूसरा मोड़। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति ने उन्हें टोका। दूसरा आदमी, अरे मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो। गधा खाली चल रहा है और तुम पैदल चल रहे हो। क्या तुमने इसे सवारी के लिए नहीं रखा? मुल्ला ने सिर खुजाया और सोचा, यह बात भी सही है। वह गधे पर चढ़ गए और आगे बढ़े। तीसरा मोड़। कुछ दूर चलने के बाद एक और आदमी ने मजाक उड़ाया। तीसरा आदमी, वाह मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो। गधा बेचारा पहले से ही कमजोर है और तुम उसके ऊपर बैठकर उसे और थका रहे हो। मुल्ला फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि इस बार वह और गधा दोनों पैदल चलेंगे। चौथा मोड़। थोड़ी देर बाद चौथा आदमी जोर से हंसा। चौथा आदमी, मुल्ला,
तुम दोनों कितने मूर्ख लग रहे हो। गधा खाली है और तुम भी पैदल चल रहे हो। आखिर गधे का क्या फायदा। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। अब उनके पास कोई समाधान नहीं बचा। उन्होंने सोचा, जो भी करूं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। मजेदार अंत। अंत में मुल्ला ने गधे को अपने कंधों पर उठाया और बाजार में घूमने लगे। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। मुल्ला बोले, अब तो सब खुश हो गए होंगे। अब यह तय है कि दुनिया को खुश करना असंभव है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आप चाहे जो भी करें, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। इसलिए दूसरों की बातों पर कम और अपनी बुद्धि और समझदारी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। कहानी 9। नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने गधे पर सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिले जो तपस्वी थे और बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह अच्छा मौका है, मुझे बाबा से कुछ मजेदार सवाल पूछने चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन और साधु बाबा का संवाद। नसीरुद्दीन, साधु बाबा, आप तो बहुत विद्वान हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। साधु बाबा, पूछो। मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नसीरुद्दीन, बाबा, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गधे को बहुत ज्यादा प्यार करे तो क्या गधा उसे समझ सकता है। साधु बाबा थोड़ी देर सोचने लगे और फिर गंभीरता से बोले, बिल्कुल, गधा समझ सकता है कि उसे प्यार दिया जा रहा है। यह समझने की क्षमता गधे में होती है। नसीरुद्दीन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके पास गधा नहीं है, तभी आप यह कह रहे हैं। अगर आप गधे के साथ समय बिताते तो आप समझ पाते कि वह कभी प्यार को नहीं समझता, बल्कि बस खुद को घास और पानी के बदले में खुश पाता है। साधु बाबा हैरान रह गए और कुछ नहीं बोले। नसीरुद्दीन ने अपनी बातें खत्म की और अपनी यात्रा पर चल पड़े। लेकिन उन्होंने एक मजेदार विचार किया, अगर साधु बाबा को गधा समझाने का तरीका समझाना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपने गधे के साथ कुछ और हंसी मजाक करूं। गधे को मजे में डालना। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि गधे से एक मजेदार खेल खेला जाए। उन्होंने अपने गधे को एक खास तरह से तैयार किया। गधे के गले में एक घंटी बांध दी और उस पर चटाई बिछा दी। फिर नसीरुद्दीन ने गधे के कानों में धीरे धीरे चिल्लाना शुरू किया, चलो गधा, अब हम राजा की तरह दिखेंगे। गधा गुस्से में आकर इधर उधर दौड़ने लगा। घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी और नसीरुद्दीन हंसी में झूमते हुए गधे के साथ दौड़ते हुए खेतों के बीच में घूमने लगे। लोग रास्ते में यह देखकर हैरान हो गए कि नसीरुद्दीन गधे के साथ इतनी हंसी खुशी में चल रहे थे। अंत में बाद में नसीरुद्दीन और गधा गांव पहुंचे और सभी लोग नसीरुद्दीन से यह पूछने लगे कि आखिर उन्होंने गधे के साथ क्या किया। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, गधे के साथ मेरा संबंध तो कभी भी सीरियस नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम खुद को गधे की तरह नहीं देखेंगे तो हमारी जिंदगी में आनंद कहाँ होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपने गधे के साथ मजे किए, बल्कि हमें यह समझाया कि हर स्थिति में हास्य और आनंद ढूंढना हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि एक हल्के दिल से जीने का महत्व है।